हेलो एंड वेलकम यू ऑन टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये वीडियो होने वाली है इंडियन इकोनॉमी पे। देखिए, हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं, कभी इन्फ्लेशन की बात सुनते हैं, कभी स्टैगफ्लेशन, कभी हाइपर इन्फ्लेशन, डीफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और ऐसे करके कई सारे टर्म्स हैं। रीफ्लेशन भी है। तो कई सारे टर्म हैं जो हमें बार बार कंफ्यूज करते हैं। कभी इन्फ्लेशन यूज़ करा जाता है न्यूज़ में, कभी डिसइन्फ्लेशन यूज़ किया जाता है, कभी हाइपर इन्फ्लेशन यूज़ किया जाता है। तो इन सभी का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, कब इन्फ्लेशन होता है, कब हाइपर इन्फ्लेशन होता है, कब स्टैगफ्लेशन होता है, डिसइन्फ्लेशन होता है, ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इकोनॉमी में यूज़ होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल बनता है हमेशा, और ये हमें समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो आज उसी पे चर्चा करेंगे। ये वीडियो इसीलिए होगी, आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आप ये सारे टर्म सीख जाएंगे कि इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें क्या हैं, अलग अलग चीज़ें कब कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब चीज़ें हम इससे सीख लेंगे। तो गैस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स यहीं पर आते हैं, सभी के लिंक्स यहीं पे मिलते हैं, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं बताना चाहूँगा कि आप एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना, और एक क्विज़ का भी फ्री टेलीग्राम चैनल है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। मैं बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए और एफआरओ मेंस के लिए प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या प्रिपरेशन बैच ज्वाइन करें, तो वो मुझे 7665804421 पर मैसेज कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के लिए, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आप सब चीज़ें समझ पाएँ और सीख पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन की, यानी कि मुद्रास्फीति की। तो देखिए, मैं इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, पढ़ पढ़ के आपको सब समझा देता हूँ। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे कि क्या इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन का मतलब होता है अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ समय में जब किसी वस्तु की या सेवाओं की, यानी कि गुड्स की या सर्विसेज की, जब जो जनरल प्राइस है अगर वो बढ़ने लगता है तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। एक टमाटर का एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल, कि अगर 1 किलो टमाटर अभी 60 रुपये के हैं, तो और अगर वो टमाटर 1 किलो टमाटर 60 रुपये से बढ़कर 1 किलो टमाटर 100 रुपये के हो जाएं, तो यानी कि जो टमाटर हैं उनके दाम बढ़े हैं, तो यानी कि ये इन्फ्लेशन के रूप में आएगा कि जो टमाटर हैं उनके दाम बढ़ गए हैं। When the general price level rises, each unit of currency buys fewer goods and services। अब देखिए, इस लाइन का मीनिंग समझते हैं कि जब जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ता है तो जो आपके पास पैसे हैं उससे आप कुछ कम सामान खरीद पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसा मैं अपने एग्जांपल लिया कि अगर 1 किलो टमाटर 60 रुपये के हैं और मान लेते हैं आपके पास 15 रुपये थे, तो आप कितने खरीद सकते थे? आप 250 ग्राम टमाटर खरीद सकते थे। लेकिन अगर यही टमाटर के रेट 100 रुपये हो जाएं 1 किलो के, तब आप आपके पास तो 15 ही रुपये है ना, तो उस 15 रुपये में आप क्या करेंगे? आप 250 ग्राम ना खरीद के आप सिर्फ 150 ग्राम ही खरीद पाएंगे, 150 ग्राम से खरीद पाएंगे। यानी कि आपके जो पैसे की वैल्यू थी वो कम हो गई है। उस पैसे से अब आप कम टमाटर खरीद पा रहे हैं, या कम कोई भी चीज़ खरीद पा रहे हैं, या कोई वस्तु है या कोई सर्विस है, आप वो कम ले पा रहे हैं एज़ कम्पेरिजन टू पहले जो आप उस उतने पैसों में ज़्यादा ले लिया करते थे। तो यही इन्फ्लेशन होता है, यानी कि इन्फ्लेशन से आपके पैसे की जो वैल्यू है वो घट जाती है। तो इन्फ्लेशन रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, यानी हमारे जो पैसा है पैसे की वैल्यू घट जाएगी इन्फ्लेशन होने की वजह से। अनदर पॉपुलर वे ऑफ लुकिंग एट इन्फ्लेशन इज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। मान लेते हैं, हम ये कहते हैं हमेशा कि आरबीआई जो है वो कुछ लिमिट में पैसा छापता है। मान लेते हैं अगर आरबीआई बहुत सारे नोट छाप दे, तो बहुत सबके पास बहुत सारे सारे नोट्स हो जाएं, तो उससे क्या, उससे भी तो फ़ायदा हो सकता है कि सबकी गरीबी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उससे सबकी गरीबी ख़त्म नहीं होगी। देखिए, भारत में कुछ क्वांटिटी जो है गुड्स की वो लिमिट है। मान लेते हैं अगर गेहूँ उत्पादन है तो गेहूँ इतने मिलियन टन गेहूँ होगा, या इतने चावल होंगे, या सब कुछ जितनी भी चीज़ें होती हैं उतनी कुछ क्वान्टिटी में होती हैं, और उस क्वान्टिटी को आप सर्टेन पैसे दे के आप उस चीज़ को खरीदते हो। मान लेते हैं कि अब आपके पास पैसे ज़्यादा हो गए, लेकिन क्वांटिटी तो नहीं बढ़ी। क्वांटिटी तो मान लेते हैं जो गेहूँ जितना पैदा हुआ है देश में, या चावल जितना पैदा हुआ है, वो तो उतना ही है। तो अगर मान लेते हैं, इसको एक किलो के एग्जांपल से लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 1 किलो दाल की कीमत 100 रुपये है, लेकिन अब क्या हुआ कि सबके पास पैसे बहुत ज़्यादा हो गए, सबके पास 2-2, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये हैं, तो क्या अब वो सब लोग चाहेंगे कि उसी 1 किलो दाल को खरीदें? लेकिन दाल तो 1 ही किलो है, तो उस 1 किलो दाल को खरीदने के लिए अगर कोई 5,000 रुपये देने को तैयार है, तो उस दाल की कीमत 5,000 रुपये हो जाएगी, ना कि जो पहले 100 रुपये थी। तो यानी कि इस तरह से
क्योंकि हमारे पास जो गुड्स हैं वो तो लिमिटेड ही हैं। अगर हमने नोट ज़्यादा छाप दिए, पैसे ज़्यादा हो गए, यानी कि टू मच मनी हो गई अगर इकोनॉमी के अंदर, तो उससे क्या होगा, गुड्स तो फ्यू ही हैं, यानी कि जो सामान है वो तो थोड़ा ही है। दाल तो 1 ही किलो थी, अब उस 1 किलो दाल को खरीदने के लिए अगर 5,000 रुपये भी कोई देने को तैयार है, तो यानी कि उसकी वैल्यू 5,000 रुपये तक बढ़ जाएगी। जो पहले दाल 100 रुपये की हुआ करती थी, यानी कि वो 5,000 रुपये में बिकेगी। तो यानी कि दाल की जो कीमत है वो तो वही रही, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी उस टाइम पे वो पैसे ज़्यादा होने की वजह से बढ़ गई। तो यानी कि अगर ज़्यादा पैसा होगा और सामान कम होगा तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की जो दाम है, उस सामान का जो दाम है वो बढ़ जाता है। दिस एट्रीब्यूट्स टू द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन टू मॉनेटरी ग्रोथ रिलेटिव टू द आउटपुट ऑब्लिक अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। यानी कि कॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या हुआ, मॉनेटरी ग्रोथ हुई। यानी कि यहाँ पे पैसे की अगर किसी के पास बढ़ोतरी हो जाती है किसी इकोनॉमी में, तो उसकी वजह से ये दिक्कत आती है कि जो आउटपुट है या अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं इकोनॉमी में, उसके मुकाबले, उसके रिलेटिव अगर मॉनेटरी ग्रोथ बढ़ गई तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। यानी कि पैसा भी उतना ही होना चाहिए किसी इकोनॉमी में जितना उस पैसे से खरीदने के लिए सामान। अगर सामान कम है, पैसा ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली सामानों के जो दाम होंगे, गुड्स और सर्विसेज के जो दाम होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। इन केस द प्राइस ऑफ से ओनली वन कमोडिटी राइज शार्पली बट प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज फॉल, इट विल नॉट बी टर्म्ड एज इन्फ्लेशन। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम कब कहेंगे कि इन्फ्लेशन नहीं हो रहा। मान लेते हैं एक इकोनॉमी के अंदर किसी दिन या कभी एक जो कमोडिटी है, एक जो सामान है, एक जो वस्तु है, उसके दाम तो बढ़ते हैं, लेकिन बाकी सभी वस्तुओं के जो दाम हैं वो वैसे ही रहते हैं, वो नहीं बढ़ते। तो उस कंडीशन को हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि उस इकोनॉमी में जितनी भी चीज़ें हैं सभी के दाम बढ़ रहे हैं, है ना। सभी चीज़ों के जब दाम बढ़ रहे होते हैं तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। फिर आता है सिमिलरली इन केस ड्यू टू र्यूमर्स यानी अफवाहों के कारण, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ, इट विल नॉट बी टर्म्ड एज इन्फ्लेशन। मान लेते हैं कोई एक अफवाह फैल गई है कि तेल खत्म होने वाला है, या अफवाह फैल गई है टमाटर खत्म होने वाले हैं, प्याज खत्म होने वाले हैं। जैसे भारतीय बाज़ार में होता रहता है कि किसी न किसी दिन कुछ ना कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि कुछ एक अफवाह फैल जाती है, तो लोग क्या करते हैं, उसकी होर्डिंग शुरू कर देते हैं, एकदम उसको सामान को खरीदना शुरू कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से उस सामान के जो दाम हैं वो उसी दिन में बढ़ जाते हैं, जिससे कि जो दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर डे में किसी वस्तु का दाम बढ़ जाता है तो उसको भी इन्फ्लेशन के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो जनरल राइज है प्राइस का, यानी कि जनरली देखा जाता है कि कुछ दिनों में धीरे धीरे जब जनरली राइज करता है प्राइस, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन के तहत सभी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बाकी सब समान चीज़ें तो समान है, एक चीज़ के दाम बढ़ गए, ऐसा नहीं होगा। सभी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं इन्फ्लेशन के अंदर। तो इन्फ्लेशन की टाइप्स अगर देखें तो एक तो आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब देख लेते हैं दोनों चीज़ें क्या हैं। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, इस तरह के इन्फ्लेशन में प्राइसेस इंक्रीज रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई। मान लेते हैं कि किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम पे गैस के सिलेंडर, कोरोना के टाइम पे हॉस्पिटल बेड्स, कोरोना के टाइम पे एम्बुलेंसेस, इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई कम थी उस इकोनॉमी में उस दौरान, तो इन सब के दाम बढ़ गए। एम्बुलेंस, मान लेते हैं कोई एम्बुलेंस अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नॉर्मल डेज़ में 3,000 या 4,000 रुपये लिया करती थी, कोरोना के दौरान उसने 25,000 रुपये लिए या 20,000 रुपये लिए। तो वो क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई है। जब डिमांड बढ़ रही है तो पुल हो गया इन्फ्लेशन, यानी कि उस टाइम पे महंगाई भी बढ़ गई है, चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। जो हैंड सैनिटाइज़र्स, जो मास्क या जो ग्लव्स, हैंड ग्लव्स की कीमतें बहुत कम हुआ करती थी, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ गई है। तो इनको हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ता है। तो जिस तरह से किसी वस्तु का अगर डिमांड मार्केट में बढ़ जाता है तो उसकी जो मॉनेटरी ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी। उसके बाद आता है डिमांड इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन सप्लाई कैन नॉट एक्सपेंड एनी मोर टू मीट डिमांड। मान लीजिए डिमांड इन्फ्लेशन क्यों होता है, क्योंकि जो सप्लाई है उस टाइम की जो डिमांड है उसको मीट ही नहीं कर पा रही है। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे ग्लव्स की ज़रूरत थी कोरोना के टाइम पे, या उस टाइम पे हैंड सैनिटाइजर्स की ज़रूरत थी, या उस टाइम पे जो मास्क की ज़रूरत थी, तो मास्क की जो खपत थी इकोनॉमी के अंदर वो इतनी ज़्यादा थी कि डिमांड उसको पूरी ही नहीं कर पा रही थी। तो ऑटोमेटिकली एक मास्क जो कुछ पैसों का हुआ करता था, 1 रुपये से भी कम का हुआ करता था, वो 10-10, 20-20 रुपये में बिका है एक मास्क। यानी कि एक मास्क की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी एज़ कम्पेरिजन टू जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। दैट इज़ व्हेन क्रिटिकल प्रोडक्शन फैक्टर्स आर बीइंग फुल्ली यूटिलाइज्ड
ऑल्सो कॉल्ड डिमांड इन्फ्लेशन। यानी कि जब जो क्रिटिकल प्रोडक्शन फैक्टर थे, यानी कि जिस चीज़ से वो प्रोडक्ट हो सकता था, बनाया जा सकता था, जब हम उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं लेकिन फिर भी डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड इन्फ्लेशन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, देखते हैं। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन जनरल प्राइस लेवल्स राइज ओइंग टू राइजिंग इनपुट कॉस्ट। मान लेते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए अगर जो इनपुट कॉस्ट लगता है, जो इनपुट लगते हैं, अगर उसकी चीज़ों में, उसकी वैल्यू में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसकी वजह से ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। मान के चलते हैं जिस तरह से एक टीवी के बनाने के लिए एलईडी स्क्रीन लगती है या उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स लगते हैं, तो अगर उस सेमीकंडक्टर का प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली टीवी का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो इन जनरल देयर आर 3 फैक्टर्स दैट कुड कंट्रीब्यूट टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो 3 फैक्टर्स क्या हैं? एक तो राइजिंग वेजेस। मान लेते हैं जिस फैक्ट्री में, अगर सैमसंग की फैक्ट्री में सैमसंग का टीवी बन रहा है या सोनी की फैक्ट्री में सोनी का टीवी बन रहा है, और वहाँ पे जो लेबर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ती है, तो उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? ऑटोमेटिकली जो उनका प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो वो टीवी बना रहे हैं, उसका दाम भी बढ़ाएंगे जिससे कि उन अपने वर्कर्स की सैलरी निकाल सकें। इंक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स। मान लेते हैं कोई देश कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा देता है, तब महंगा हो जाएगी चीज़। और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि अगर हम कहीं बाहर से कोई चीज़ मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो और वो चीज़ बहुत महंगी आ रही है, तो भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। Imported raw or partly finished goods may become expensive due to rise in international cost और एज अ रिजल्ट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ लोकल करेंसी। अब देखिए, एक लोकल करेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ आयात कर रहे हैं, या कोई वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है या पार्टली फिनिश्ड गुड भी हो सकता है। तो इंटरनेशनल कॉस्ट की वजह से, क्योंकि मान लेते हैं कि अगर हम ₹1 की वैल्यू देखें, तो धीरे धीरे $1 की वैल्यू देखें, तो भारत के मुकाबले $1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, और भारत की जो वैल्यू है $1 के प्रति गिरती जा रही है। पहले $1 जो है भारत के ₹50 या ₹55 के बराबर हुआ करता था। अब धीरे धीरे वो 78-79 को भी पार करने जा रहा है, और धीरे धीरे हो सकता है कि ये कहा जा रहा है कि कुछ समय में $1 ₹94 का हो जाएगा। मान लेते हैं कि पहले कोई चीज़ $100 की अगर आया करती थी, और अगर पहले $1 ₹50 का होता, तो हमें सिर्फ ₹5000 देने होते उस चीज़ को खरीदने के लिए। मान लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा ना हो, या ऐसा हो कि अगर अभी भी वो चीज़ हो तो $100 की ही, लेकिन अब जो पहले $1 ₹50 का हुआ करता था, अब $1 अगर ₹79 का या ₹80 का हो गया है, तो अब हमें जो पहले उसे खरीदने के लिए ₹5000 देने पड़ रहे थे, 50 × 100 करेंगे तो 5000 आ जाएगा, तो अब मुझे ₹8000 देने पड़ेंगे। 80 × 100 करेंगे तो 8000 आ जाएगा। तो अब हमें ₹8000 देने पड़ेंगे उसी चीज़ को खरीदने के लिए, क्योंकि क्या हुआ, हमारी जो लोकल करेंसी थी उसमें डिप्रिसिएशन आ गया। तो अब चीज़ें कितने में खरीदनी पड़ रही हैं? 8000 में खरीदनी पड़ रही हैं, पहले हम 5000 में खरीद पा रहे थे। नेक्स्ट आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। देखिए, ये बहुत अच्छा टर्म है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, एग्जाम में आ सकता है इकोनॉमिक्स में से। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, ये क्या होते हैं, इसको देखते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज माइल्ड इन्फ्लेशन और मॉडरेट इन्फ्लेशन। जब इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा माइल्ड इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है थोड़ी सी, तो उसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन द प्राइस लेवल परसिस्टेंटली राइजेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ माइल्ड रेट। मान लेते हैं किसी चीज़ के जो दाम हैं वो धीरे धीरे बढ़ते रहें एक माइल्ड रेट से बहुत लंबे समय में, तो उसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। क्रीपिंग और माइल्ड इन्फ्लेशन इज़ व्हेन प्राइसेस राइज 3% अ ईयर और लेस। मान लेते हैं अगर कभी किसी चीज़ के दाम 3% या उससे कम के दाम पे बढ़ते रहें, तो उसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अ प्राइस इंक्रीज ऑफ 2% और लेस इज नोन टू बेनिफिट द इकोनॉमी। तो ये माना जाता है कि अगर किसी चीज़ में प्राइस राइज होता है 2% या 2% के आसपास, तो उससे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आप ध्यान दें कि भारत में भी जो भारत का RBI है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो जो टारगेट करता है इन्फ्लेशन, वो भी 2% से लेकर 6% के बीच में करता है, या 4% ±2% करता है। तो वो ये इसीलिए करता है क्योंकि 2% 3% के आसपास अगर इन्फ्लेशन रहता है तो उससे इकोनॉमी को बेनिफिट मिलता है। दिस काइंड ऑफ माइल्ड इन्फ्लेशन क्रिएट्स डिमांड बाय मेकिंग द कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट दैट प्राइसेस विल गो अप। तो दिस काइंड ऑफ माइल्ड इन्फ्लेशन, तो इस तरह से माइल्ड इन्फ्लेशन जो है ये 2% का 3% का,
इसके वजह से डिमांड बढ़ती है मार्केट में बाय मेकिंग द कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट दैट प्राइसेस विल गो अप। तो कंज्यूमर जो हैं उनको ये लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे जब सभी चीज़ों में दाम बढ़ रहे हैं तो इसके भी दाम बढ़ेंगे, तो हम चीज़ों को अभी खरीदें। दिस क्रिएट्स डिमांड एंड ड्राइव्स इकोनॉमिक एक्सपेंशन। तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है और इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी होता है। नेक्स्ट आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। तो वॉकिंग इन्फ्लेशन है कि जब इन्फ्लेशन 3% से 10% के बीच में रहता है तब वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है। इट इज़ डिस्ट्रक्टिव फॉर द इकोनॉमी एज इट अर्जेस पीपल टू बाई मोर देन दे नीड टू अवॉइड टुमारोज हायर प्राइसेस। अब देखिए, ये जो वॉकिंग इन्फ्लेशन है ये थोड़ा खतरनाक है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं ये उनको कंपेल करता है ये इन्फ्लेशन। लोग इस डर से ज़्यादा खरीद लेते हैं कि हो सकता है कल इसके दाम बढ़ जाएंगे। अगर कल इसके दाम बढ़ रहे हैं, कल किसी चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं या आने वाले समय में किसी चीज़ के दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट अगर 3% से 10% के बीच में चल रहा है तो लोग जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगते हैं। तो जब वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगते हैं तो उसके वजह से जो उनकी इकनॉमी है वो बिगड़ जाती है, उनके घर की जो इकनॉमी है वो बिगड़ने लगती है। तो इसी वजह से ये किसी भी एक इकनॉमी के अंदर ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है। नेक्स्ट आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अगर माइंड इन्फ्लेशन चेक ना किया जाए और कुछ समय में, लंबे समय में वो अनकंट्रोलेबल हो जाए तो वो गैलोपिंग इन्फ्लेशन का एक हिस्सा बन जाता है। इन्फ्लेशन इन द डबल और ट्रिपल डिजिट रेंज, यानी कि 20%, 100%, 200% अगर एक साल का इन्फ्लेशन हो जाए तो उसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं और इसको हाइपर इन्फ्लेशन तक भी बोल सकते हैं। कई जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ थे जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट 50% से लेके 700% तक भी देखा गया। आप देख सकते हैं कि अगर इन्फ्लेशन का रेट 8%, 9% पे आ जाए तो लोगों को सामान खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है, सब्जियों के दाम बहुत महंगे हो जाते हैं, लोग सब्ज़ी अफोर्ड नहीं कर सकते अगर इन्फ्लेशन 8-9% तक भी पहुंच जाए। यहाँ पे हम इन्फ्लेशन 700% की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है अगर आपको 1 किलो टमाटर ख़रीदने हैं तो उसके लिए आपको पूरी एक बोरी भर के नोट लेके जाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको हो सकता है 1 किलो टमाटर मिल जाएँ या ना भी मिल पाएँ। तो उस टाइम पे इतना हो जाएगा कि आपके जो करेंसी है, आपके जो नोट की करेंसी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बिल्कुल 700% अगर इन्फ्लेशन पहुंच जाता है। तो 1970s 1980s में यही हाल रहा है लैटिन अमेरिकन देशों का। इन्फ्लेशन के बाद और वॉकिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन और गैलोपिंग इन्फ्लेशन के बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन से हटते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब तो हुआ कि किसी भी चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी, यानी कि जब बढ़ोतरी होती है, महंगाई बढ़ती है, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अब आता है डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन का उल्टा है। डिफ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन देयर इज अ डिक्लाइन इन जनरल प्राइस लेवल, यानी कि हमने इन्फ्लेशन में पढ़ा कि जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है तब इन्फ्लेशन होता है, लेकिन अगर जनरल प्राइस लेवल में कमी आती है, डिक्लाइन होता है, उसमें कमी आती है तो उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। दस डिफ्लेशन अकर्स व्हेन द इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो 0% और इट इज़ नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट। अगर आपका इन्फ्लेशन का रेट 0% या 0% से कम हो जाए या 0% से कम ही हो जाए, नेगेटिव में चला जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन हो रहा है, यानी कि जो दाम थे वो कम होते जा रहे हैं। ये भी सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैलता है। डिफ्लेशन इंक्रीजेज द रियल वैल्यू ऑफ मनी एंड अलाउज वन टू बाय मोर गुड्स विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी ओवर टाइम। इसको इस तरह से मान के चलिए, जिस तरह से हमने एक टमाटर का एग्जाम्पल लिया था इन्फ्लेशन के उसमें, कि पहले टमाटर 60 रुपये किलो हुआ करते थे, आपके पास 15 रुपये हैं, तो उन 15 रुपये से पहले आप 250 ग्राम खरीद सकते थे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन हुआ, टमाटर के दाम 100 रुपये हो गए, तो उससे अब आप 150 ग्राम खरीद सकते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन हुआ और चीज़ों के दामों में गिरावट आई, तो जो पहले आप 15 रुपये के 250 ग्राम खरीद पा रहे थे 60 रुपये में, अगर मान लेते हैं अब टमाटर के दाम कम होकर 30 रुपये किलो हो गए, तो अब आप 15 रुपये के अंदर आधा किलो खरीद सकते हैं, 500 ग्राम खरीद सकते हैं। यानी कि जो पहले आप 250 ग्राम खरीद सकते थे 60 रुपये के लिए, अब 30 रुपये के किलो अगर टमाटर हो जाते हैं तो आपको 500 ग्राम खरीदने को मिल जाएगा। तो यानी कि जो आपके पैसे की वैल्यू है वो बढ़ गई। तो यह डिफ्लेशन यही करता है, आपके हाथ में जो वैल्यू है, आपके हाथ में जो पैसा है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। डिफ्लेशन कैन अकर ओइंग टू रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ मनी और ट्रेड। मान लेते हैं कि डिफ्लेशन के टाइम पे डिफ्लेशन तब भी हो सकता है जब मार्केट में सप्लाई पैसे की कम हो। जब पैसे की सप्लाई कम होगी, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, तो लोग चीज़ें कम खरीद पाएंगे। जब चीज़ें कम खरीद पाएंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ों के जो दाम होंगे वो घटेंगे, इस वजह से, जिससे कि लोग जो हैं, अगर दाम घटेंगे तो लोगों को लालच आएगा कि वो चीज़ें खरीद लें। हालांकि लोगों के पास भी उस टाइम पे पैसा कम होगा और मार्केट में चीज़ें भी कम ही अवेलेबल होंगी।
डिफ्लेशन कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शंस इन स्पेंडिंग। मान लेते हैं जो स्पेंडिंग है, खर्चा है, सरकार खर्च कर रही है या प्राइवेट इंडिविजुअल खर्च कर रहा है, अगर वो खर्च करने में कटौती करने लगे तो भी डिफ्लेशन आ जाता है। आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर सरकार खर्च करना कम कर दे, पर्सनल स्पेंडिंग को एक पर्सन खर्च करना कम कर दे, और इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। डिफ्लेशन हैज़ ऑफन हैज़ द साइड इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। डिफ्लेशन की वजह से किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि जब फैक्ट्रीज़ में डिमांड ही नहीं आ रही है सामान की, लोग सामान ही नहीं खरीद रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या दिक्कत आएगी, जो कंपनी होगी वो अपने यहाँ पे लोगों को रखेगी ही नहीं। जब वो अपने यहाँ पे लोगों को नहीं रखेगी तो ऑब्वियसली वे लोग जो है बेरोज़गार हो जाएंगे, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो डिफ्लेशन सही है, ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन सही है। अगर हम 0 to 2% या 2 to 3% के हिसाब से अगर हम काम करते रहें, 2 से 3% के हिसाब से इन्फ्लेशन रहे, वो एक अच्छा लेवल है इन्फ्लेशन का, और उसकी वजह से इकनॉमी बहुत अच्छे से चलती रहती है, वहाँ पे ग्रोथ भी होती रहेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती रहेंगी। अब नेक्स्ट आता है रिफ्लेशन। तो देखिए डिफ्लेशन के बाद आता है रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन क्या है? रिफ्लेशन इज एन एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस और बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। तो रिफ्लेशन का क्या मतलब है कि अगर हमें किसी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना हो, मान लेते हैं कोई इकोनॉमी है बहुत समय से डॉर्मेंट पड़ी है, बहुत समय से वो अर्थव्यवस्था अच्छे से चल नहीं पा रही है, तो वहाँ पे उस अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए वहाँ पे सरकार के द्वारा टैक्स घटाए जा सकते हैं या मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। टू कर्ब द इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन, अ मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी इज डिजाइंड बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक। तो डिफ्लेशन के इफेक्ट को कर्व करने के लिए, डिफ्लेशन का मतलब था ये जो हमने ऊपर पढ़ा, जिसमें चीज़ों के दाम कम होने जा रहे हैं, जिससे कि समाज के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो उस इफेक्ट को, डिफ्लेशन के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, जो कि आरबीआई सेट करता है, फिस्कल पॉलिसी जो कि सरकार सेट करती है, टू स्टिमुलेट स्पेंडिंग एंड एक्सपेंड आउटपुट। तो वो ऐसे काम करेंगे जिससे कि स्पेंडिंग बढ़े लोगों की और आउटपुट भी एक्सपेंड करे, यानी कि जो चीज़ें बन के आ रही हैं मार्केट में वो भी बढ़ें, जिससे लोगों के अंदर एक वापस खरीदने की हैबिट आए और जो इकोनॉमी है वो वापस से रिवाइव हो पाए। नेक्स्ट आता है इसके बाद डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन क्या है? डिसइन्फ्लेशन इज अ डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट्स। अगर इन्फ्लेशन के रेट में कुछ गिरावट आती है तो उसको डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। मान लेते हैं पहले इन्फ्लेशन रेट 7% या 8% चल रहा हो, लेकिन इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा घट कर 6%, 5% पे आ जाए, तो उसका ये मतलब तो हुआ नहीं है कि इन्फ्लेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया, इन्फ्लेशन तो अभी भी है। लेकिन अगर पहले इन्फ्लेशन का रेट 7%, 8% हुआ करता था, अब इन्फ्लेशन का रेट 6% रह गया है या 5% रह गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ना तो इसको डिफ्लेशन बोल सकते, ना इसको इन्फ्लेशन बोल सकते, इसको बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन तो है, अभी भी है, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा कम मात्रा में है। पहले 7-8% हुआ करता था, अब 5-6% है। इन सिंपल टर्म्स, अ डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। एक डिक्लाइन जो हो रहा है किसमें? रेट में, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, यानी कि किसी भी दाम की जो, किसी भी प्रोडक्ट का जो दाम है उसके बढ़ने में, पहले वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे दाम, अगर उसके दाम बढ़ तो अभी भी रहे हैं, लेकिन उसके दाम के बढ़ने की जो स्पीड थी वो थोड़ी सी कम कर दी जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम डिसइन्फ्लेशन बोलेंगे। इन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री ओवर टाइम, डिसइन्फ्लेशन इज द रिवर्स ऑफ रिफ्लेशन। तो ये रिफ्लेशन का रिवर्स है। द सेंट्रल बैंक कॉमनली यूजेस डिसइन्फ्लेशन टू डिस्क्राइब अ पीरियड ऑफ स्लोइंग इन्फ्लेशन। तो सेंट्रल बैंक तब डिसइन्फ्लेशन का यूज़ करता है जब इन्फ्लेशन स्लो है। मान लेते हैं इन्फ्लेशन अभी 4%, 5% चल रहा है, पहले 8-9% हुआ करता था, तो अगर इन्फ्लेशन स्लो हो गया है तो उसको हम डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू इन्फ्लेशन विच रेफर्स टू प्राइस डायरेक्शन, डिसइन्फ्लेशन रेफर्स टू द रेट ऑफ इन्फ्लेशन चेंज। अब देखिए इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि किसी वस्तु का दाम जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। लेकिन डिसइन्फ्लेशन का मतलब ये है कि उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन का दाम है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आप इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में फ़र्क समझिए। इन्फ्लेशन किसी वस्तु के दाम को ऊपर नीचे करने का है सिस्टम, और जो डिसइन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन के रेट को ऊपर नीचे करने का है। तो डिसइन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन का रेट ऊपर नीचे हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, और इन्फ्लेशन में किसी जो वैल्यू है, कोई प्रोडक्ट है, उसका रेट ज़्यादा हो रहा है। हालांकि कम तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। डिसइन्फ्लेशन कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफ्लेशन। डिफ्लेशन से अलग है। तो इन डिसइन्फ्लेशन प्राइसेस डू नॉट ड्रॉप। अब देखिए डिसइन्फ्लेशन में दाम घटते नहीं हैं,
इट डज नॉट सिग्नल द स्टार्ट ऑफ अ स्लोइंग इकोनॉमी, ना ये बताता कि इकोनॉमी स्लो हो रही है, क्योंकि इस टाइम पे तो क्या हुआ, सिर्फ इन्फ्लेशन जो बहुत तेज़ी से चल रहा था, इन्फ्लेशन का दाम, इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा सा कम हो गया है। डिफ्लेशन, अब डिफ्लेशन क्या करता है, डिफ्लेशन इज रिप्रेजेंटेड एज अ नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ। अब डिफ्लेशन तो नेगेटिव था, अगर इन्फ्लेशन में चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे, जो डिफ्लेशन तो 0% से भी कम था, यानी कि वहाँ तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, जैसे कि -1%। जबकि डिसइन्फ्लेशन ये शो करेगा कि इन्फ्लेशन रेट जो है एक साल में जो पहले 3% हुआ करता था, अब वो चेंज हो गया, अगर 2% हो जाए, यानी कि मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा था कि मान लेते हैं 8% हो रहा था, 8% से घट कर 6% रह गया, तो हम इसको कहेंगे ये तो डिसइन्फ्लेशन हुआ है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पहले इन्फ्लेशन 6% हुआ करता था, अब इन्फ्लेशन -1% है, तो आप इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे हो, -1% है, तो आप डिफ्लेशन की बात कर रहे हो कि इकोनॉमी जो है डिफ्लेट होती जा रही है, उस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं या आ चुकी हैं। डिसइन्फ्लेशन इज द अपोजिट ऑफ रिफ्लेशन, तो जो डिसइन्फ्लेशन है ये रिफ्लेशन का अपोजिट है, वेयर अ गवर्नमेंट स्टिमुलेट्स द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ मनी। तो रिफ्लेशन में तो क्या करती है, रिफ्लेशन में सरकार पैसा लगाती है मार्केट में, जिससे कि मार्केट को स्टिमुलेट किया जा सके, मार्केट को एक पुश दिया जा सके। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, स्टैगफ्लेशन, जिससे कि आजकल भारत जूझ रहा है। तो स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी स्लो और स्टैग्नेंट एंड प्राइसेस आर राइजिंग। स्टैगफ्लेशन एक वो इकोनॉमिक कंडीशन है, एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि जो आर्थिक ग्रोथ है वो तो बहुत धीरे से हो रही है, या स्टैग्नेंट है, या रुकी हुई है, हो ही नहीं रही, जबकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन चीज़ों के अगर दाम बढ़ रहे हैं तो उसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जो ये टर्म है स्टैगफ्लेशन, इसको कॉइन किया था एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, लायन मैकलॉड, तो उन्होंने यूज़ किया था इस फ्रेज़ को जब वो 1965 में पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे यूनाइटेड किंगडम की। तो उन्होंने कहा कि वी नाउ हैव द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, तो कि हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें हैं, सिर्फ हमारे पास इन्फ्लेशन ही नहीं है ऑन द वन साइड और स्टैग्नेशन ऑन दी अदर, तो कि हमारे पास एक तरफ तो इन्फ्लेशन है और दूसरी तरफ स्टैग्नेशन है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन है कि हम स्टैग्नेट भी हो चुके हैं, रुक भी चुके हैं एक जगह, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर रही, लेकिन हमारे यहाँ पे चीज़ों की जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं। चीज़ों के दाम तब बढ़ते हैं जब इन्फ्लेशन होता है, और अगर आप रुक गए हो तो आप स्टैग्नेशन में हो। तो स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन जब दोनों मिला दिए गए तो स्टैगफ्लेशन बन गया। जो साइड इफेक्ट्स हैं स्टैगफ्लेशन के आर इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, अकम्पनीड बाय अ राइज इन प्राइसेस और इन्फ्लेशन। साथ साथ क्या होगा, चीज़ों के दाम भी बढ़ते जाएंगे। अगर आपने देखा होगा, हमने पिछले दिनों देखा है कि भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके साथ चीज़ों के दाम कम हुए हैं। बाज़ार में अगर आप जाएंगे तो बाज़ार में सभी चीज़ों के दाम आपको पहले से बढ़े हुए मिलेंगे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके दाम आपको कम मिल जाए। स्टैगफ्लेशन अकर्स व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग बट प्राइसेस आर गोइंग अप, यानी स्टैगफ्लेशन कब हो रहा है कि इकोनॉमी तो ग्रो नहीं कर रही है, आपकी अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं कर रही, लेकिन प्राइस बढ़ रहे हैं। एट इंटरनेशनल लेवल दिस हैपन ड्यूरिंग मिड 1970s, जब दुनिया में ऑयल प्राइसेस के जो दाम थे वो बहुत तेज़ी से बढ़े थे, फ्यूलिंग शार्प इन्फ्लेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज़। अब देखिए भारत की स्थिति भी कुछ इसी तरह से है कि भारत की इकोनॉमी भी तेल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तेल पे डिपेंडेंट इस सेंस में है कि हालांकि हम तेल प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन हम तेल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, इस वजह से हमारे तेलों पे तेल की वजह से इफेक्ट पड़ता है। भारत वैसे तो अपने आप तो कोई डेवलप नहीं कर रहा, लेकिन क्या हो रहा है कि हमको 85% जो हमारे तेल की डिमांड है वो हमें बाहर दूसरे देश से अपने देश में इंपोर्ट करना पड़ता है आयात करना पड़ता है। तो जब इतना सारा तेल भारत में आता है और उसके बाद उस तेल को देने के लिए जो हमें पैसे देने पड़ते हैं, तो आप देखिए कि $1 की कीमत जब 80 रुपये हो गई है, तो हमें जो पैसे देना पड़ेगा बाहर, तो हमारा बहुत सारा पैसा बाहर जाएगा, यानी कि भारत का रुपया बहुत ज़्यादा मार्केट में चल जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में, तो उससे रुपये की वैल्यू और कम होती चली जाएगी। यानी इसके वजह से क्या हो रहा है कि भारत के रुपये की वैल्यू कम हो रही है। अब जब तेल इतना महंगा भारत के अंदर आएगा और सभी जगहों पे जो भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, मान लेते हैं सब्जी मंडी से सब्जी आती है या दूध ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ भी होता है, तो सब जगह पे तेल का इस्तेमाल होता है, चाहे वो ट्रक्स में चले, चाहे वो बसेस में चलाए, चाहे वो ट्रेन्स में चले। तो जब भी तेल का इस्तेमाल होगा, जिसके वजह से चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, तो वैसे तो इकोनॉमी राइज नहीं कर रही, इकोनॉमी तो स्टेगनेंट है, लेकिन उसके बावजूद तेल के दाम की वजह से बाकी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। तो जब बाकी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन हो रहा है, इकोनॉमी रुकी हुई है अपनी जगह पे, स्टेगनेंट है, तो इसी कंडीशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जिससे कि भारत इस समय पे गुजर रहा है। नेक्स्ट आता है हाइपर इन्फ्लेशन। अब देखिए हाइपर इन्फ्लेशन क्या कैसी स्थिति है, वेयर द प्राइस इंक्रीजेज आर टू शार्प,
बहुत ज़्यादा अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उस जगह को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन ऑफन अकर्स व्हेन देयर इज़ अ लार्ज इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। मान लेते हैं कि अगर आरबीआई बहुत ज़्यादा नोट छाप दे, दुनिया भर के नोट छाप दे, जैसे जो उसकी प्रिंटिंग प्रेस है अगर उसको वो लगातार चलाता रहे और नोट छापता रहे, तो जो वैल्यू लोगों के हाथ में नोटों की होगी उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। यानी कि उन वे जो नोट होंगे वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे, सभी के पास इतने नोट हो जाएंगे कि उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। विच इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द ग्रोथ इन जीडीपी, कि आपकी कंट्री की जो जीडीपी है वो तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन आपके पास प्रिंटिंग प्रेस थी और आपने दुनिया भर के नोट छाप दिए। सच अ सिचुएशन रिजल्ट्स इन एन इम्बैलेंस इन द सप्लाई एंड डिमांड फॉर द मनी। तो इससे क्या होगा कि डिमांड और सप्लाई जो है मनी की, उसमें इम्बैलेंस आ जाएगा। इतनी डिमांड तो थी नहीं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा सप्लाई कर दी तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इफ दिस रिमेन्स अनचेक्ड इट रिजल्ट्स इनटू शार्प इंक्रीज इन प्राइसेस एंड डिप्रीशिएट द डोमेस्टिक करेंसी, और इसकी वजह से जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है वो कम हो जाएगी। हाइपर इन्फ्लेशन हमने वेनेजुएला में देखा भी हाल ही में, इससे पहले जिम्बाब्वे में भी हुआ था। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे अगर आपको एक ब्रेड का टुकड़ा भी लेने जाना हो तो आपको पूरी एक बोरी भर के नोट लेके जाने पड़ते थे। वो पूरे बोरी बोरी भर भर के एक नोट लेके आते थे, तब उनको एक ब्रेड का टुकड़ा मिलता था। तो ये फ़ोटोज़ जो हैं न्यूज़पेपर्स के थ्रू, टीवी के थ्रू वेनेजुएला की देखी भी गई थी कि वहाँ पे इतनी दिक्कतें आई थी हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से। फिर आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब देखिए नाम ही बताता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन है, यानी कि ये इन्फ्लेशन कुछ ऐसा इन्फ्लेशन होगा जो न्यूज़ बनाता होगा, न्यूज़ की हेडलाइन बनता होगा। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर्स टू इन्फ्लेशन फिगर विच इज़ नॉट एडजस्टेड फॉर सीजनलिटी और फॉर द ऑफन वोलेटाइल एलिमेंट्स ऑफ फूड एंड एनर्जी प्राइसेस विच आर रिमूव्ड इन द कोर सीपीआई। देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन है जो एकदम से हेडलाइन बनाएगा। मान लेते हैं जब भी आप देखते होंगे टीवी में, अगर आपने कभी देखा होगा, जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले होते हैं या सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, कहते हैं कि आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल के दाम जो हैं वो 1 रुपया बढ़ जाएगा या कुछ पैसे से बढ़ जाएंगे। तो ये एकदम से हेडलाइन बनती है। तो जब ये हेडलाइन बनती है तो बस यही हेडलाइन इन्फ्लेशन है कि जब भी एनर्जी के प्राइसेस या फूड के प्राइसेस, जब भी ये दाम बढ़ते हैं, जब भी ये दोनों चीज़ें बढ़ती हैं, इन दोनों चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो वो हेडलाइन बनाते हैं, इसलिए इनको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन विल यूजुअली बी कोटेड ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस, मीनिंग दैट अ मंथली हेडलाइन फिगर ऑफ 4% इन्फ्लेशन इक्वेट्स टू अ मंथली रेट दैट इफ रिपीटेड फॉर 12 मंथ्स वुड क्रिएट 4% इन्फ्लेशन फॉर द ईयर। मान लेते हैं अगर 12 महीने तक हर महीने 4% इन्फ्लेशन रहा तो हम ये कह सकते हैं कि उस साल में पूरा जो इन्फ्लेशन था वो 4% था। कंपेरिजन्स ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन आर टिपिकली मेड ऑन ईयर ओवर ईयर बेसिस। तो साल दर साल हम जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो देखते हैं, यानी कि हम पिछले साल के मुकाबले साल में कंपेयर करते हैं कि पिछले साल उस चीज़ के दाम में इन्फ्लेशन कितना था और इस साल में उसी चीज़ के दाम में, यानी कि फूड है या जो एनर्जी है, एनर्जी का मतलब यहाँ पे पेट्रोल, डीजल, गैस कुछ भी आ सकता है। कंपेरिजन्स ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन आर टिपिकली मेड ऑन ईयर बेसिस ऑल्सो नोन एज टॉप लाइन इन्फ्लेशन। तो इसको टॉप लाइन इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। अब कोर इन्फ्लेशन क्या है? कोर इन्फ्लेशन वो है जहाँ पे हम फूड को और एनर्जी को ख़त्म कर दें, क्योंकि फूड और एनर्जी हमने हेडलाइन इन्फ्लेशन में काउंट कर दी। तो फूड और एनर्जी को छोड़ के, एनर्जी में एलपीजी, पीएनजी, जितनी भी गैसेस हैं या जितनी भी पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, जो भी चीज़ें हैं उन सबको हटा दें, वो सब एनर्जी में आते हैं, और जो खाने की चीज़ें हैं वो फूड में आती हैं। तो फूड और एनर्जी को हटा दें, बाकी जो भी चीज़ बची वो इन्फ्लेशन आता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन वो आता है कोर इन्फ्लेशन में, और जो फूड और एनर्जी है ये दोनों आते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन में। तो इट इज़ द राइज इन द प्राइसेज ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी। तो यानी कि हर चीज़ के पैसों में जो राइज आता है फूड को और एनर्जी को छोड़कर, वो कोर इन्फ्लेशन के अंदर आता है। दैट्स बिकॉज जो प्राइसेस हैं एनर्जी के, यानी कि पावर के, फ्यूल के, खाने के, ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, बहुत तेज़ी से बदलते रहते हैं, एंड देयरफॉर दे हैव बीन केप्ट आउट ऑफ कोर इन्फ्लेशन। इसलिए इनको कोर इन्फ्लेशन से बाहर रखा है। इसका एग्जाम्पल आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं अगर एक पार्ले जी का 2 रुपये का बिस्किट का पैकेट है, ये पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट है, तो ये इतनी जल्दी से इसके दाम नहीं बढ़ेंगे। ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि गेहूं के दाम बढ़ेंगे जिससे ये पार्ले जी का बिस्किट बनता है, शुगर से बनेंगे जिसके से कि ये पार्ले जी का बिस्किट बनता है, लेकिन पार्ले जी के बिस्किट के दाम एकदम से नहीं बढ़ेंगे। जो 2 रुपये का पैकेट है वो कुछ लंबे समय तक 2 रुपये का ही बना रहेगा। तो यानी कि ये जो 2 रुपये का पैकेट है ये किस में आ गया? ये कोर इन्फ्लेशन में आ गया। लेकिन जो चीज़ें हैं, जिस तरह से आप मान के चलें पेट्रोल है या डीजल है, वो अगर हम देखेंगे तो उनके दाम डेली बेसिस पे बढ़ सकते हैं। पिछले दिनों देखा गया कि जो पेट्रोल के दाम थे वो डेली बेसिस पे बढ़े, और 7 या 8 दिन के अंदर, 9 दिन के अंदर उनमें 10 रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई तेल में। पहले तेल 80 या 85 रुपये का आया करता था, बाद में वो 95 का पहुंच गया, कहीं कहीं पे 105 रुपये का पहुंच गया, और कहीं कहीं पे 120 रुपये का भी तेल मिल रहा था भारत में।
तो इस तरह से तेलों के दाम जो हैं बढ़ते जा रहे थे, वो डेली बेसिस पे बढ़ सकते हैं और डेली हेडलाइन बनाएंगे, इसलिए उनको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन के टाइप से। इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तरह के जो सवाल बनते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स के सीधे सीधे स्टेटमेंट के थ्रू सवाल आएंगे, वो आपको करने होंगे, या कोई भी आपको एक एग्जांपल देगा, पूछ लेगा कि ये किस तरह का इन्फ्लेशन है। बाकी जब आप अपने इकोनॉमिक्स के आंसर लिखें, ऐसे लिखें, उन सब के अंदर भी आपको इस्तेमाल करने के लिए मिलते हैं। तो गैस बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका सजेशन हो, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।